डॉक्टर वंदना कोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ा था। आज हम वांडरवाल्स बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात आती है वांडरवाल्स बंध होते क्या हैं। उत्कर्ष गैसों के परमाणु गोलीय सममिति यानी स्फेरिकल सिमेट्री वाले होते हैं। जितनी भी हम नोबल गैसेस की बात करें तो जो उनकी सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है और साधारण तरह ये आयनिक सहसंयोजक धात्विक बंध नहीं बना सकते। किसी भी उत्कृष्ट गैसों का परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो ताप जो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो जीरो होता है। ताप द्रव एवं ठोस अवस्था में जाना जाता है। अब इन तत्वों के परमाणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल है जो इनको बांध के रखता है। यानी कि यदि हम नोबल गैसेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी जो सिमेट्री है स्फेरिकल होती है। साथ ही ये आयनिक कोवलेंट और धात्विक बंध नहीं बनाते हैं और इनका जो यदि हम इनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो ज़ीरो होता है यदि हम ठोस की बात करें या द्रव की बात करें। यानी कि इनके मध्य में कोई अलग स्टैटिक फोर्स या आकर्षण बल कहेंगे या अट्रैक्शन कहेंगे कि इनके अंदर कोई अधिक अलग आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो बंध देखने को मिलता है उसे हम वांडरवाल्स बंध कहते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के नज़दीक स्थिति सभी आयनों, अणुओं तथा परमाणुओं के मध्य स्थिर व दुर्बल आकर्षण बल ही वांडरवाल बल कहलाता है। तो यानी कि परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि जो वांडरवाल बल है सभी अणुओं, आयनों, परमाणुओं के मध्य पाया जाता है, जो कि एक दूसरे के नज़दीक हो, लेकिन अधिकतर अणुओं में आयनिक तथा सहसंयोजक बंध की अधिक प्रबलता के कारण वांडरवाल बल को नगण्य माना जाता है, क्योंकि वांडरवाल बल अत्यंत दुर्बल प्रकृति के होते हैं और इनकी जो ऊर्जा होती है 1 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब यदि हम बात करें कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो परमाणु हैं आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो वांडरवाल बल है। तो उसके कुछ प्रमाण हमको मिले, कुछ एविडेंसेस हमको मिली है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है वास्तविक गैसों का अनादर्शक व्यवहार यानी नॉन आइडियल बिहेवियर जो है रियल गैसेस का। वो क्या है कि जो वास्तविक गैसेस होती हैं वो जो हमने नोबल गैसेस का समीकरण पढ़ा था PV = nRT, वो उसकी अनुपालना नहीं करती है। यानी कि यदि हम आदर्श गैसों की बात करें तो PV = nRT की पालना नहीं करती है, जबकि वह उसका जो बिहेवियर है यानी कि जो आदर्श बिहेवियर है उससे उसका विचलन हो जाता है यानी डेविएशन हो जाता है। तो इसके आधार पर हम वांडरवाल्स बंध की व्याख्या कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बलों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण में थोड़ा बहुत हमने सुधार किया है और वो सुधार के अनुसार P + A/V² V - B = nRT। यहाँ पे A/V² जो आकर्षण बलों को तथा B आकर्षण बलों को प्रदर्शित करता है। यह समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार की बिल्कुल क्लियर, मतलब बहुत अच्छे से इसको ये एक्सप्लेन कर सकता है। अगला पॉइंट आता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है? जब उच्च दाब पर रखी ठंडी गैस को अति सूक्ष्म नोजल से इस प्रकार निकाल दिया जाए कि गैस का फ्री एक्सपेंशन हो तो जो नोजल है के बाहर की ओर ठंडक का एहसास होता है। इसके कारण भी वांडरवाल बल ही है। यानी कि जो संपीड़न है या कंप्रेशन है, गैस के अणुओं के मध्य दूरी बहुत कम होने से आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन जैसे ही गैसों का प्रसार किया जाता है अणुओं के मध्य स्थित जो हमने वांडरवाल बल के बारे में बोला है उससे वो ऊर्जा के द्वारा वो टूट जाता है और उससे तापमान घट जाता है और शीतलन की क्रिया होती है। अगला है कंडेंसेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब जितने भी मोनोएटमिक नोबल गैसेस हैं वो ऊर्जा उत्सर्जन के साथ द्रव और ठोस अवस्था में कंडेंस किया जा सकता है। उनको स्पष्ट है कि इन तत्वों के परमाणु के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल है, तो यह वांडरवाल्स बल ही होता है। अब इन सब चीज़ों से बच्चों स्पष्ट है, इससे हम कह सकते हैं कि यदि अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता है तो H2, Cl2, N2, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिनॉन, C सल्फर आदि को द्रवित करना या उसे ठोस रूप में लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में, यदि हम इनके उसकी बात करें तो वांडरवाल्स बल में कुछ विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो वांडरवाल्स बल्स हैं वो सामान्यतः सहसंयोजक आकर्षण बलों जैसे आयनिक या सहसंयोजक बलों की तुलना में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अधिकांश ये बल योगात्मक या एडिटिव होते हैं, सामान्य अर्थात सामान्य सहसंयोजी बंधों की तरह ये संतृप्त यानी सेचुरेटेड नहीं किए जा सकते हैं। अब बात आती है
वांडरवाल्स बलों के प्रकार की, टाइप ऑफ वांडरवाल फोर्सेस, यानी कि जो वांडरवाल बल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों की जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि वांडरवाल बल क्या होते हैं, हमने डेफिनेशन के अंदर देखा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इनको 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा है हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और लास्ट 4th नंबर पे है हमारा इंस्टेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी डंडल इफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं। लास्ट में हमारा जो 5th है वो रिपल्सिव फोर्स है। अब यदि हम आयनों के द्विध्रुव की यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें तो इसके लिए बच्चों क्या होता है कि जैसे कि नाम से हमको पता लग रहा है कि ये अंतर क्या, किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, किसी ध्रुवीय यानी पोलर अणुओं के मध्य में इंटरेक्शन होगा। यदि हम इसको डायग्राम से समझे तो बच्चों यहाँ पर देखिए डायग्राम, आप यहाँ पर डायग्राम देखिए कि इसमें जो मेटल है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज है। मेटल के चारों तरफ में आप यहाँ पर देखेंगे कि मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास में जो आयन जुड़ रहे हैं उनमें डाइपोल है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मेटल की तरफ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ है। यानी कि इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसमें हम NF का या जल में विलयन है, इस प्रकार जल योजित सोडियम आयन यानी NaOH का होल ट्वाइस तथा जल योजित फ्लोराइड आयन FH2O- प्राप्त होते हैं, अर्थात इस अननोन क्रिया से आयनिक पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील हो जाते हैं। आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया आयनिक बंध में होने वाली आयन आयन पारस्परिक क्रिया के समान है, परंतु ये दूरी से अधिक प्रभावित होते हैं 1/r के स्थान पर 1/r² तथा आयन आयन पारस्परिक क्रियाओं के कुछ दुर्बल हैं। एक आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया की स्थितिज ऊर्जा अग्रलिखित समीकरण द्वारा हम दे सकते हैं, यानी कि जो इसका हमें यदि हमें इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम निकालेंगे E = Z + - μ/ 4πε/r²। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। Z प्लस क्या आयन का आवेश है, Z प्लस और माइनस हमने क्यों दिया है, Z प्लस यानी कैटायन, Z माइनस यानी एनायन का आवेश। R यहाँ आयन व द्विध्रुव के मध्य की दूरी है, म्यू यानी यहाँ पर है ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है। अब अगला हमारे पास आता है जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होगा कि ये बल उन अणुओं में पाए जाते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस प्रभाव का अध्ययन हमारा सबसे पहले कीसम ने 1912 में किया था। दूसरा पॉइंट है कि स्थायी द्विध्रुव अणु वाले जैसे कि H2O है, HF है, NH2 है, OF2 आदि इस प्रकार के जो इंटरेक्शन के हैं ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इन अणुओं में क्या होता है कि जो धनावेश है ऋणावेश के केंद्र के अलग अलग होते हैं, अतः ये अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दो अणुओं के विपरीत सिरे एक दूसरे के निकट रहें, जिससे द्विध्रुव यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे यहाँ पर फोर्स हमारा यहाँ पर जनरेट हो, और इसके ओरिएंटेशन इफेक्ट, और इसे ही हम ओरिएंटेशन इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें बच्चों आपको हेड टू टेल यानी कि एंटी पैरेलल आपको चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम कैलकुलेट करें एनर्जी तो ER = -2μ4/3r³ kT। K यहाँ पर बोल्ट्जमान स्थिरांक है, T यहाँ पर तापमान है, K जो है E जो है जो दिशात्मक ऊर्जा होती है जिसे किम्सन कहते हैं। अब बच्चों डायग्राम के अंदर आप अंतःक्रिया को देखिए कि पॉजिटिव जो हमारा मॉलिक्यूल था वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल्स के बीच के अंदर आ गया है। अब देखिए कि हेड टू टेल और ये एंटी पैरेलल हो गए। दोनों कंडीशन अभी अपन ने देखी थी, तो आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल एक दूसरे के समीप आते हैं, और या तो वो हेड टू टेल इंटरेक्शन होता है या फिर उसके बीच में हमें एंटी पैरेलल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अब थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, यदि तृतीय पॉइंट की बात करें तो प्रेरित द्विध्रुव जो क्रिया होती है उसमें यदि हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी आवेशित अध्रुवीय अणु के निकट कोई आयन आता है तो वह आयन उस अणु को उसी प्रकार से ध्रुवण करता है जैसे कि फायंस नियम में हम छोटा धन आयन बड़े आयन को करता है। आप नीचे डायग्राम के अंदर देखिए कि कैसे आपका
छोटा सा धनायन है वो प्रेरित करके उसको इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए कि सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गए और सारे नेगेटिव चार्ज उसके विपरीत दिशा के अंदर चले गए। इस आकर्षण बल के कारण ही कुछ आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। इस प्रकार की अंतःक्रिया को ऊर्जा का मान हम निम्न समीकरण से निकाल सकते हैं, यानी E = 1/T Z² α/r², या हम कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4। यहाँ Z आयन का आवेश है, अल्फा यहाँ अणुओं की ध्रुवता यानी पोलराइजेबिलिटी है, और दूसरा जो म्यू है यहाँ पे अणु के डायपोल आघूर्ण है। अब अगला आता है द्विध्रुव प्रेरित आघूर्ण। यदि हम द्विध्रुव प्रेरित आघूर्ण की बात करें, या जो हमारा 4th पॉइंट है, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब एक अध्रुवीय अणु के निकट आता है, यानी कि हम यहाँ पर बात करें कि दोनों ही इंड्यूस हैं, यानी कि उनमें किसी तरह का उनमें चार्ज नहीं है, तो यह प्रेरण को हम अध्रुवीय अणुओं में भी द्विध्रुव उत्पन्न हो सकता है। यानी कि इस प्रकार की क्रिया जनरली हमें जिनॉन है, या हम ये कहेंगे उत्कर्ष गैसेज होती हैं, उनमें हमें देखने को मिलती है। तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया की हम ऊर्जा को है डिबाई में कैलकुलेट करते हैं, और इससे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो ED = -2α μ4/r6 ED इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/6। यहाँ पर बल केवल अल्प दूरी पर ही प्रभावी होता है, क्योंकि ऊर्जा ED और R की उच्च घात के प्रतिलोम के में बदलती है। तो आपको देखिए कि यहाँ पे डिस्टेंस कम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए द्विध्रुव के लिए हमने देखा है कि कैसे डायपोल है और कैसे प्रेरित कर रहा है, यानी कि जो हमारा इंड्यूस है उसको उसने किस तरह से प्रेरित किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ हमारे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। अब 4th आता है हमारा इंस्टेंट डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल एंड लंदन डिस्पर्सन। तो लंदन इफेक्ट जो है हमारा ये इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों, कई बार इसमें से सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये जनरली उदासीन अध्रुवीय अणु जैसे कि हमारे F2Cl2 H2O2 N2CH4 कार्बन डाइऑक्साइड आदि की द्रव्य व ठोस अवस्था के लिए उत्तरदायी आकर्षण बलों को समझने के लिए लंदन प्रकीर्णन बल यहाँ पर दिया गया है। सभी पदार्थों में शून्य विद्युत ऊर्जा यानी 0 पॉइंट एनर्जी होती है। शून्य विद्युत ऊर्जा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उस ऊर्जा से है जो न्यूनतम तापक्रम पर भी अणुओं में रह सकती है। यह ऊर्जा कंपन ऊर्जा से संबंधित होती है, अतः किसी परमाणुओं में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा विस्थापन भी द्विध्रुव उत्पन्न कर सकता है, तथा इस आवेश को असंतुलन के कारण वह परमाणु उस क्षण एक प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है, जिस क्षण वह अस्थायी द्विध्रुव उत्पन्न करता है। उस क्षण यदि यह किसी अन्य अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो उसमें भी वो इंड्यूस कर देता है डायपोल मूवमेंट को। तो बच्चों इसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पर डायग्राम देखिए कि जो हमारा दोनों इंड्यूस थी, अब दोनों यदि प्रेरित होती हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कि इंड्यूस होने के बाद में आप ये देखिए दोनों में किस तरह से हमें यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। यदि हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो EL = -3/4 I α²/r6 है, यानी EL इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R6। I यहाँ पर आयनन ऊर्जा है, अल्फा यहाँ पर ध्रुवणता है, पोलराइजेबिलिटी है। तो EL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू α², यानी कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी EL का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अब बच्चों लास्ट हमारे पास आता है प्रकीर्णन या रिपल्शन फोर्स। तो आकर्षण बलों के कारण जब परमाणु अथवा अणु अत्यंत निकट आ जाते तो इनके इलेक्ट्रॉन अभ्रों का अतिव्यापन होने लगता है, और इससे उनके नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ER कहते हैं। और ER = K/Rn। यहाँ पर K एक स्थिरांक है, N यहाँ पर 5 से 12 कुछ भी हो सकता है इनके बीच में। उपरोक्त वर्णिक बलों को संयुक्त रूप से वान डेर वाल्स बल कहते हैं। ये बल तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब अन्य आकर्षण बलों का यहाँ पर अभाव होता है। यदि यहाँ पर कोई आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में हम वान डेर वाल्स बंध की बात नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कुछ अपने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में देखिए कि सहसंयोजक बंध है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जटिल भी होता है, इसका प्रसार बहुत ज़्यादा होता है। जबकि आयनिक बंध ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, आयन द्विध्रुव का बड़ा प्रबल होता है, ये मध्यम होता है। डायपोल वाला, आयन डायपोल वाला दुर्बल होता है। आयन डायपोल और इंड्यूस डायपोल वाला बहुत दुर्बल होता है। जबकि लंदन प्रकीर्णन की बात करें तो सबसे वीक बॉन्ड हमारा वहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
अब वांडरवाल्स बलों द्वारा बंधे अणुओं तथा परमाणु के मध्य एक निश्चित दूरी होती है जिसके आधा वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है। मतलब हम अब वांडरवाल्स त्रिज्या क्या होती है, यदि वांडरवाल्स बल है तो वांडरवाल्स त्रिज्या क्या हुई, उनका हाफ जो होगा वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाएगी। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि सहसंयोजक त्रिज्या 1.34 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, जबकि वांडरवाल्स त्रिज्या 1.77 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। जबकि यदि हम आयनिक त्रिज्या की बात करें तो वो 2.12 एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग होती है। ये हमने लिया है आयोडीन का। आयोडीन में यदि हम सहसंयोजक बंध की बात करें तो उसके लिए कितनी होगी, वांडरवाल्स बंध की बात करें तो क्या होगा, और यदि हम आयनिक बंध की बात करें तो उसके लिए उसकी त्रिज्या का मान कितना होगा, हमने ये डिस्कस किया है। अब बात आती है कि जो वांडरवाल्स बलों को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो उसमें पहला आता है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्यों करता है कि जो वांडरवाल्स बल है उसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू के समानुपाती होता है, अतः द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ते हैं, जिससे उनके गलनांक और गलनांक के मान भी बढ़ जाते हैं। तीसरा आता है हमारा इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि वांडरवाल्स बंध में जो इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब दो अणुओं के मध्य की दूरी जितनी कम होगी उनके मध्य उतने ही प्रबल आकर्षण बल होंगे। यानी कि ठोस अवस्था में हमें, यदि हम वांडरवाल्स बल की बात करें तो गैसीय अवस्था के कंपैरेटिवली ठोस अवस्था में हमें स्ट्रॉन्ग बल देखने को मिलते हैं। अब बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, हो गया पोलराइजेबिलिटी। वांडरवाल्स बल अणुओं की ध्रुवता यानी अल्फा पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे ध्रुवता बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारा जो आयनिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ को भी ये बढ़ाते हैं। अगला आता है हमारा टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो वांडरवाल्स बल ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ताप बनने से हमारा जो वांडरवाल्स फोर्स है उसका मान कम हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले यदि हम उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो आपके देखिए कि H2 जो है, H2 का क्वथनांक He से ज़्यादा होता है। वहीं यदि हम गलनांक की बात करें तो O2 का जो गलनांक है वो ऑर्गन से काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ऑर्गन के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या O2 से अधिक है, परंतु O2 का कुल प्रभावी आकार Ar से अधिक होने के कारण O2 का क्वथनांक Ar से अधिक होता है। इसी तरह से आप देखेंगे जो N2 है इज़ ग्रेटर देन Ne, यानी नियॉन से यदि हम क्वथनांक देखें तो नाइट्रोजन का ज़्यादा, इसी तरह से ऑक्सीजन का ज़्यादा है। अब बात आती है हैलोजन की भौतिक अवस्था की। हैलोजन्स जितने भी हैं, हैलोजन के अंदर आप देखेंगे तो गैसेस के अंदर देखेंगे जो I2 है इज़ ग्रेटर देन Br2 इज़ ग्रेटर देन Cl2 इज़ ग्रेटर देन F2, यानी कि F2 जो है गैस अवस्था में मिलता है, Cl2 गैस अवस्था में है, तो F2 के लिए वांडरवाल्स बल सबसे कम होता है, Cl2 के लिए उससे ज़्यादा होता है, Br2 के लिए उससे ज़्यादा होता है और I2 के लिए सबसे ज़्यादा होता है। अगला यदि हम जूल थॉम्सन इफेक्ट की बात करें तो जब उच्च दाब पर गैसीय अणुओं के परस्पर अति निकट होने पर उनके मध्य बल वांडरवाल्स बल होते हैं, तो जो गैस का प्रसार यानी एक्सपेंशन होने पर अंतराणुविक दूरी बढ़ जाने से ऊर्जा का अवशोषण कर दुर्बल पड़ जाते हैं, जिससे गैस का तापमान गिर जाता है और इसी को हम जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। केश नलिका तथा द्रवों के मध्य स्थित वांडरवाल्स बलों की जो सामर्थ्य होती है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, द्रव के अणुओं के मध्य स्थित अंतराणुविक बलों के से भिन्न होने के कारण द्रवों की सतह पर स्थान कर क्षैतिज नहीं बन पाती है, और इस वजह से जो द्रव तथा केश नलिका एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसे केश नलिका क्रिया कहते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है ग्रेफाइट की कोमलता, यानी ग्रेफाइट हमें सॉफ्ट मिलता है, सॉलिड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होता है, बहुत मुलायम होता है। तो ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है? ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा बंधकर एक परत बनाते हैं। इस प्रकार विभिन्न परत दुर्बल वांडरवाल्स बलों से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और इसी वजह से हमें जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट नज़र आता है। और ग्रेफाइट जो है कागज़ के साथ एज ए लुब्रिकेंट उसको यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि वो वांडरवाल्स बल उसमें उपस्थित हैं। तो बच्चों, आज हमने वांडरवाल्स बल के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।